लेट्स स्टार्ट द प्रेसिडेंट। हम लोग प्रेसिडेंट पे बात करना शुरू करते हैं। होप कि आप लोगों के पास अपना बेयर एक्ट होगा। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटी कि हमारा संविधान में प्रेसिडेंट किस तरह से हमारे सम्मुख आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट, हाउ ही इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। So let's start with the concept of the president having by us in the constitution. अब प्रेसिडेंट जो हमारे संविधान में है वह किस तरह से हमको प्रभावित करते हैं या कैसे वह हमारे बीच उपस्थित होते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है अगर उसको देखें तो आर्टिकल 52, जो आर्टिकल 52 है वहां से प्रेसिडेंट की संकल्पना स्टार्ट होती। यू ओपन आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। मिल गया? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम आर्टिकल 52 को पढ़ने की कोशिश करें, हम आगे बढ़ें, तो हमको दिखाई पड़ता है कि हमारे संविधान में जो प्रेसिडेंट है उसकी संकल्पना किस तरह हमारे सामने आती है। तो हमारे पास एक प्रेसिडेंट होगा और हम जब आर्टिकल 52 से आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 53 टच कर जाते हैं, तो आर्टिकल 53 में आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। पावर ऑफ द, जो आर्टिकल 53 में जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दिया गया है, अगर उसको हम पढ़ें तो उसके जो लाइन नंबर 3 है, सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसमें वेस्टेड है? वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो पहला सवाल क्या हो गया कि हमारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वह प्रेसिडेंट में वेस्टेड है। दूसरी बात, अपने सबॉर्डिनेट के द्वारा शासन करेगा। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर जो है वह कंट्रोल होने लगती है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से। बड़ा आसान है, कोई खास इशू नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट है क्या? हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है? पब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है वह इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन है? है। तो जो प्रियम्बल में हमारा रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है वह आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सप्लेन होता है। जो प्रियम्बल हमारा डिक्लेयर करता है, यू ओपन द प्रियम्बल, यू सी द 4 वर्ड, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बीइंग रिपब्लिक मींस व्हाट? देयर कैन बी नो हेरिडिटरी और मोनार्की। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। आवर द फर्स्ट person of the nation under whom executive power vested is being elected, therefore we are republic। एक बार सवाल आया था कि संविधान में आप सब शब्दों को व्याख्यायित करिए, आप देखिएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो संविधान है उस संविधान में जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है? वह एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड है। अब यह सवाल अक्सर आता है
कि हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम एक मेंस का सवाल हैंडल करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आंसर क्या, इनडायरेक्टली। सवाल क्या है, हमने प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों रखी, हमने डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का क्यों नहीं किया? ये सवाल तो आना चाहिए दिमाग में, और यही सवाल आपके यूपीएससी में आज नहीं तो कल आ सकता है। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि अगर हम प्रेसिडेंट को भी लोकसभा की तरह से डायरेक्टली इलेक्ट करते तो उसमें दो प्रॉब्लम खड़ी होती। एक, कॉस्ट। सेकेंड, टू पावर सेंटर। तो आसान है कि अगर हम प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते जैसे हमने लोकसभा का इलेक्शन किया है, तो यह क्या होता, बड़ा कॉस्टली और एनर्जी कंज्यूमिंग होता। दूसरा क्या होता, प्रेसिडेंट एक दूसरे पावर सेंटर के रूप में इमर्ज होता, और उसमें क्या होता, संघर्ष होने की गुंजाइश होती। अगर इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फेमर ने डिसाइड किया कि दे डिड नॉट वांट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड मियरली बाय पार्लियामेंट अलोन। उन्होंने क्या किया, एक तो किया, दूसरा उसको सिर्फ पार्लियामेंट से ही इलेक्ट नहीं कराया, पार्लियामेंट प्लस स्टेट, पार्लियामेंट प्लस स्टेट दोनों से प्रेसिडेंट को इलेक्ट कराया गया। ऐसा क्यों कराया गया, इसलिए कराया गया कि चूंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए संसद के साथ साथ उसको राज्य से भी चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में इसको आपका जिक्र जरूर मिल जाएगा। तो संविधान जो हमारा क्या बोलता है कि कैसे कैसे इलेक्शन होना चाहिए, तो संविधान का आर्टिकल 53 सब 55 सब सेक्शन 3 वह कहता है कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। अगर आप 55 सब सेक्शन 3 पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद सिंगल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable vote and the voting at such shall be secret ballot। तो तीन महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने मिलती है। तो पहली चीज हम क्या एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का क्या है। पहला सवाल प्रीलिम्स का, आंसर करिए आप लोग, मार्गदर्शन के लोगों ने पढ़ा हुआ है, आंसर करिए। व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट? मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट का मतदाता मंडल कौन कौन सा है, कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप आर्टिकल 54 खोलिए, थोड़ा से बेयर एक्ट सीखने की कोशिश करिए, आपको मजा आएगा। आर्टिकल 54 खोलिए, सब सेक्शन 1, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मिला? मिला कि नहीं मिला? आर्टिकल आप 54 खोलिए, पहला ही क्या मिलेगा, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसको हम और क्वालिफाई करते हैं, इलेक्टेड। इलेक्टेड मैंने जानबूझ के अलग से लिखा, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं मैंने क्यों लिखा ऐसा। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसके आगे क्या है, इलेक्टेड। आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड शब्द को अपने बेयर एक्ट में आप अंडरलाइन करिए। इलेक्ट, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, यहां भी है इलेक्टेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
तीसरा बताइए, तीसरा क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पांडिचेरी। ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी इलेक्टेड। मैंने इलेक्टेड सब में अलग अलग लिखा। ऐसा मैंने क्यों किया? आंसर करिए। जो आदमी इलेक्टेड नहीं है, मीनिंग देयर बाई जो नॉमिनेटेड लोग हैं वह इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए। इट्स फाइन। अगर आर्टिकल 54 को पढ़ें, क्लास 1 क्लॉज बी एंड एक्सप्लेनेशन, तो आप क्या पाते हैं कि जो जो इलेक्टेड लोग हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पार्टिसिपेट नहीं करती। अब इसी पे आप प्री का सवाल बनाइए। बनाइए प्री का सवाल। जिसने सवाल बनाना सीख लिया उसने सिविल सर्विसेज से एक बड़ा काम कर लिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां पे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन, प्रेसिडेंट क्या है? वह हमारा एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके नाम पर शासन चलता है, लेकिन वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन करता है। अब प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? प्रेसिडेंट को चुनाव करने का एक इलेक्टोरल का कॉलेज है, जिसमें दोनों हाउसेस के इलेक्टेड लोग हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल सॉरी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज हैं, और इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और गोवा के लोग हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इट इज सिंपल इक्वेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आपका सवाल गलत कैसे कराएंगे? वह एक इलेक्टेड शब्द में आपको कंफ्यूज करेंगे, एक ऑप्शन में इलेक्टेड लिख देंगे, एक में इलेक्टेड हटा देंगे, फिर एक ऑप्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी लिख देंगे, और एक में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी भी लिख देंगे, जबकि दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा और कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है? का कंफ्यूजन ही होना चाहिए। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका डिस्प्यूट कौन चेक करेगा? करेक्शन हो गया। हु विल साइड द डिस्प्यूट द इलेक्शन? बताइए। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके डिस्प्यूट का फैसला कौन करेगा? अगर आप आर्टिकल 71 सब सेक्शन 1 पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट, आप खोलिए आर्टिकल 71 सब सेक्शन 1, खोलिए उसको। अगर आर्टिकल 71 सब सेक्शन 1 पढ़ें, वह साफ साफ क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के मामले में अगर कोई भी मुद्दा खड़ा होगा तो यह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और फाइनल होगा। इसका मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा एंड दैट इज फाइनल। मिल गया? पढ़िए। ये भी सवाल प्रीलिम्स का हो गया। यस 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 यस, वह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और वह फाइनल होगा। तो 71 सबसेक्शन 1 इस बात को सील डाउन कर देता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट में जूरिसडिक्शन किसके पास है? जूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है और वह फाइनल होगा। दूसरी बात,
यह न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। देखिए बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती, आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के सहारे पढ़ना पड़ता है। कई किताबों ने लिखा है जो एडवांस बुक्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट इंटरटेन any petition challenging the president election before the completion of the electoral process and declaration of the result. दूसरा सवाल प्रीलिम्स का, इलेक्शन प्रोसेस एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब तक यह नहीं हो जाएगा पूरा, सुप्रीम कोर्ट कोई मामला नहीं सुन, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट entertain any petition till the election process was over and result is declared. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? देखिए हमेशा कार्य कारण परंपरा का ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, कोई अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया इलेक्शन में और मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और इलेक्शन प्रोसेस कंक्लूड नहीं हो पाया, तो क्या होगा? सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है प्रॉब्लम में आ जाएगा। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वह टाइम फ्रेम में होना चाहिए। द इंटायर इलेक्शन में बी हेल्ड टिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years, which involve a non-compliance with the mandatory provision of Article 62. क्यों बोला है? You read Article 62 mandatory provision. Article 6, Article 6 a mandate provision. पढ़िए उसको, आप पढ़िए, एक मिनट मैं आपको समझाता हूं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पढ़िए, पढ़ा 62, पढ़िए, रीड आर्टिकल 62। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। आर्टिकल 62 क्या बोलता है बताइए? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। आप उसका सब सेक्शन 1 का अंतिम 5 साल तब पढ़िए। President shall be completed before the expiration of the term, and election to fill a vacancy caused by expiration of the term office shall be completed before the expiration of the term. जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के पहले कंप्लीट कर देनी चाहिए। आ रहा नहीं रहा है? जस्ट इंटरप्रेट। आप आर्टिकल 62 को आप इंटरप्रेट करिए, जस्ट इंटरप्रेट 1 मिनट। आर्टिकल 62 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के कार्यकाल के पूरा होने के पहले, जो प्रेसिडेंट का 5 साल का कार्यकाल है, बिफोर इट कंप्लीट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मे बी ओवर। इसलिए आप देखिए हमेशा प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है। तो यह एक मैंडेटरी प्रोविजन है। इस मैंडेटरी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई पिटीशन इंटरटेन करेंगे, हम कोई पिटीशन इंटरटेन नहीं करेंगे जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? किसको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा बताओ, हम आपको दे ढूंढ के। अब जो
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो एक इलेक्शन एक्ट 19 है, उसका जो आर्टिकल 14 है वो क्या बोलता है? इन एन इलेक्शन कैन बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव को प्रश्नांकित किया जा सकता है आइदर बाय ए कैंडिडेट एज सच इलेक्शन और बाय 10 और मोर इलेक्टर्स। या तो कैंडिडेट खुद करेगा या 10 से ज्यादा इलेक्टर्स करेंगे। ये अगला सवाल प्रेम हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ए पर्सन हु इज नाइदर ए कैंडिडेट नॉर एन इलेक्टर कुड नॉट फाइल ए पिटीशन टू चैलेंज द प्रेसिडेंट इलेक्शन। कैंडिडेट एंड इलेक्टर मतलब क्या हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं होगी। तो सवाल क्या हो गया? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकता है? सवाल बनाइए ना यार, दिमाग दौड़ाइए। तो जो अब देखिए, ये आपके संविधान में नहीं, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है सेक्शन 14 है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 19, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 है, इसका जो सेक्शन 14 है, इससे यह आ रहा है कि कैंडिडेट और इलेक्टर, जो आदमी चुनाव लड़ा है और जो आदमी मतदाता है, उसके अलावा कोई और इसका मत नहीं दे सकता है। अगला सवाल, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पॉपुलेशन सेंसस का ग्राउंड लिया गया वो कौन सा है? वह 1971 के आधार पर लिया गया है। अब थोड़ा सा हम ये जो प्रेसिडेंट वाइस पे इलेक्शन एक्ट 19 का बता देते हैं कि जो आर्टिकल 71(3) है, जिसमें 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 कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस काउंसिल पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट इन मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आप पढ़िए, आर्टिकल 71(3) का सहारा लेके जहां पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया को पार्लियामेंट के हाथ में दिया गया है। आप कितना भी पढ़ के आओ, आपको मैं हर लेक्चर में नई चीज जरूर दूंगा। मार्गदर्शन वालों ने बहुत पढ़ा है, उनको भी आज नई चीज जरूर मिलेगी, बिकॉज आई ऑलवेज लिसन माई ओल्ड लेक्चर। और मैं हमेशा सोचता हूं कि जो छात्र मेरे क्लास में आवे उसको कुछ मिलना चाहिए, उसका समय खराब नहीं होना चाहिए। आपका समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सेक्शन 71(3) है, वह अगर हम पढ़ें, मैं बार बार कहता हूं, बेयर एक्ट पढ़ना एक आर्ट है। और मेरा यह काम है कि मैं आप में इंटरेस्ट जनरेट कर सकूं। एज ए टीचर आई एम फेल्ड अगर मैं आप में इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाता हूं। अगर आप में इस बात की भूख नहीं आती है, अर्ज नहीं आती है कि मैं सर का क्लास करूं, तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का। तो आर्टिकल 71(3) पढ़ें। आर्टिकल 73 क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है। इफ यू रीड आर्टिकल 73, सिंपल सी बात बोलता है, वेरी सिंपल चीज, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर जो एक रेगुलेशन है वह पार्लियामेंट करेगा। इसका सहारा लेके पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 71(1). अब आप 71(1) देखिए, 71(3) एंड 71(1) दो पढ़िए। आप पढ़िए, 2 मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं। आप 71(3) और 71(1) दोनों एक साथ पढ़िए। 71(3) क्या बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है वह इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में कार्य करेगी।
अब आप आइए 71(1) में, all doubts and disputes arising out of or in connection with the election of president vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final. अगर इन दोनों को पढ़ें तो दो चीज आती है, रेगुलेशन कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। उसके बाद रेगुलेशन बन गया, डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब इन दोनों पर प्री का सॉल्व बना लीजिए। अब मेक द क्वेश्चन ऑन प्री, मेक द क्वेश्चन ऑन ऑफ प्री ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 71(3) का सहारा लेके पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1950, जो ऊपर लिखा हुआ है, टू कैरी आउट, अब इस शब्द को सुनिएगा, टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 71(1). आर्टिकल 71(1) क्या बोल रहा है? All doubts and dispute arising out or in connection with the election of vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision is the final. तो उन्होंने 71(3) के तहत वह एक्ट बना दिया ताकि 71(1) जो है वह इंप्लीमेंट हो सके। क्लियर? अब यह जो यह कहते हैं पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो एक्ट है वो क्या बोलता है? यह एक्ट इस बात को कहता है, ए कैंडिडेट कैन बी नॉमिनेटेड व्हेन एट लीस्ट 10 वोटर्स प्रपोज हिम। अब प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेशन फाइल करेगा? प्रेसिडेंट कैसे नॉमिनेशन फाइल करेगा? ये संविधान में नहीं है। तो क्या हो गया? 10 वोटर्स प्रपोज, 10 सेकेंड, डिपॉजिट 2500। ए 10 वोटर्स प्रपोज, बी 10 वोटर्स सेकेंड, सी डिपॉजिट ऑफ इट्स फाइन। अब ये जो प्रोविजंस हैं क्या आर्टिकल 58 से इनकंसिस्टेंट है? एक चीज और समझिए, अब ये सवाल क्या हो गया, अब यह जो प्रोविजंस बनाए गए क्या आर्टिकल 58 से ये इनकंसिस्टेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन गई है प्रेसिडेंट बनने की? आपका चाहे लॉ का सवाल आवे, पॉलिटिकल साइंस का आवे, पीसीएसजे का आवे, कॉन्स्टिट्यूशन का आवे, चाहे जहां का सवाल आवे, इस बात की संभावना ऑलमोस्ट शून्य है कि लेक्चर के बाहर से आएगा, चाहे जिसका आवे, बिकॉज आई एनालाइज इन सच ए ग्रेट डिटेल, सारे एग्जाम आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आर्टिकल 58 से क्या इनकंसिस्टेंट है जो क्वालिफिकेशन करता है फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट? अगर हम इसको पढ़ें तो आर्टिकल 58 का कोई संबंध नहीं है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट से। यह क्या है? यह नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, समझिए अंतर इसको। यह क्या है? यह नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट का कोई संबंध नहीं है आर्टिकल 58 से। डन? डन और नॉट डन?
किसी को कंफ्यूजन है? तो जो यह प्रोविजन है, यह जो प्रोविजन है, यह कवर्ड किससे है? वन, ठीक है। अगर क्लियर है तो हम आते हैं अगले पॉइंट पे। क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, इट्स क्लियर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, मंत्रियों, विधायकों के अलग अलग शपथ को दिए गए। आता हूं, उसमें आता हूं। सबके अपने अपने दायित्व अलग अलग हैं। अगर आप मंत्री का दायित्व देखें, विधायक का देखें, राष्ट्रपति का देखें, उपराष्ट्रपति का, सबके दायित्व अलग अलग हैं। दायित्वों को ध्यान में रखते हुए शपथ का। डन, वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसको जिसको क्लियर नहीं हो रहा है? क्लियर, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वालिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? यू विजिट टू आर्टिकल 58(1). यू विजिट टू आर्टिकल 58(1). अगर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट समझनी है तो आप आर्टिकल 58(1) को आप तरफ आप चलिए। वह क्या बोलता है आर्टिकल 58(1)? वह तीन बातें बोलता है। देखो, ये निगेटिव बात करता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट अनलेस सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अपनी उसने 35 साल की एज पूरी की हुई हो, और वह लोकसभा, देखिए हाउस ऑफ, अब यहां क्या है, शब्द का इस्तेमाल है हाउस ऑफ पीपुल। जब वो सवाल बनाएंगे तो वो लिख देंगे हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कैसे सवाल बनाएंगे वो? प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी? व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन टू बी ए ऑफ हाउस ऑफ? ऑफ काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑफ हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव। बन गया सवाल? बन गया? बना नहीं बना?
अब आर्टिकल 58(1) के सब सेक्शन सी में लिखा है इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। अब हाउस ऑफ पीपुल को ही मैंने टर्न किया। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है सवाल गलत हो जाएगा। ज्यादातर लोग शायद आंसर इस पर टिक करते हैं, मे बी अगर नहीं पढ़ा है तब तो गलत ही गलत होगा, नहीं पढ़ा है तो सही होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो गलत होने की गुंजाइश है। देखिए, जो आदमी नहीं पढ़ा है उसका सिविल सर्विसेज में तो फ्यूचर बनता ही नहीं है। जिसने पढ़ा है उसका भी फ्यूचर कैसे खराब होता है वह इन सब सवालों का उसमें आपको जिक्र मिल सकता है। तो पहली बात क्या हमने कही कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका जो एलिजिबिलिटी है आर्टिकल 58(1) में है। दूसरा आप पढ़िए 58(2) का क्या है, एक लाइन है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके आगे अगले लाइन है गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। अगला है अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। अब सवाल क्या करेंगे, ये सवाल फिर सुनिए। ए प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्टेड इफ ए he is holding office of profit under government of India, B holding office of profit under any state, C holding office of profit under any local authority, D holding office of profit under other authority। अब चारों सही है, लेकिन अगर आपने चारों नहीं देखा है तो गलत हो जाएगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, he should not hold the office of profit under the central or state government or any local or authority। आगे और लिखा हुआ लाइन क्या है, subject to control of any this government। तो अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, what is office of profit, what is office of profit, what office of profit, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होता है जो कैरी करता है वेरियस पेक्यूनरी बेनिफिट्स या मस्ट बी कैपेबल ऑफ यील्डिंग पेक्यूनरी बेनिफिट। अब इस सवाल को डिसाइड करना कि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या नहीं करता है, उसके लिए रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा, वेदर द ऑफिस इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रॉफिट और पेक्यूनरी गेन। अगर आप इसको समझने की करें, इस बात से आप इसको व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे कि पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन्ड ए मॉनिटरी गेन, ऑब्टेन्ड ए मॉनिटरी गेन, यह डिसाइड नहीं करेगा। ऑब्टेन्ड ए मॉनिटरी गेन, यह डिसीसिव नहीं होगा, इट इज नॉट डिसीसिव। यही आपके उसमें प्रीलिम्स लिख देंगे वो, इट विल बी नॉट डिसीसिव कि ऑब्टेन्ड ए मॉनिटरी गेन, कि उसने मॉनिटरी गेन को प्राप्त किया है। तो डिसीसिव क्या होगा, जो ऑफिस हो मस्ट कैरी वेरियस पेक्यूनरी बेनिफिट्स और मस्ट बी कैपेबल। अगर वो कैपेबल है गेन के लिए, तब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया वो। जैसे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ आपका काम खत्म हो गया, तब आप नहीं लड़ सकते चुनाव। तो जो आदमी चुनाव, आप में से कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है तो ध्यान रखे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। अब इसको हम जरा और समझने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप एक्ट की लिंकिंग नहीं सीखो मजा नहीं आएगा। अब इसको लिंक करते हैं आर्टिकल 102 से, इसको और समझते। देखिए आर्टिकल
ओपन आर्टिकल 102, इसको और समझते हैं हल्का सा और आपको आनंद आएगा। हम इसको आर्टिकल 102 से और समझने की कोशिश करते हैं। जो आर्टिकल 102 है वह एक ब्रॉडर रिस्ट्रिक्शन देता है। यह इवेंट डिस्क्वालीफाई कर देता है होल्डर्स एंड ऑफिसर अंडर द लोकल और अदर अथॉरिटी विच मे बी subject to the government control from the contesting for the president office. In the case of the parliament के केस में the disqualification extends only to holding of an office under the central government and not to the holding of office of profit under local or authority. आप पढ़िए, disqualification for membership. A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament. देखिए, अगर आप either house of parliament, देखिए आप क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट को लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता होनी चाहिए। 102 पढ़िए, क्या बोल रहा है? आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बिकम मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ प्रॉफिट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप 102 के तहत, समझिए आराम से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन हो, अगर आप 102 के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, तब आप कैसे जो जो लोकसभा की सदस्यता एक अर्हता है राष्ट्रपति के लिए, आप वह कैसे करोगे? आगे समझ में? यह लिंकिंग क्लियर हुई नहीं हुई? यह लिंकिंग क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताइए मेरे को आप। जो मैं लिंक डिस्टेब्लिश किया हूं, यह क्लियर हुई या नहीं हुई? ध्यान सोचिए आप फिर से एक बार, एकदम क्लियर हो जाएगा। आप 58(1) एंड 102 दोनों साथ पढ़िए और लोकसभा की सदस्यता को ध्यान में रखिए। जो आर्टिकल 102 है वह लोकसभा की सदस्यता ही रोक दे रहा है, वह लोकसभा की सदस्यता ही रोक दे रहा है। जब लोकसभा की सदस्यता ही रोक दिया तो आपका आर्टिकल 51 वेट वहां अप्लाई हो गया। हाँ करते हैं जैक, करते हैं तो थोड़ा 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 टफ है, करते हैं। देखो क्या है, हम इसको थोड़ा से और आसानी से करते हैं, शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 58 है उसमें दो बातें लिखी गई। एक क्या है कि जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास लोकसभा के सदस्य की अर्हता होनी चाहिए। इट्स क्लियर? दूसरा, उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पेक्यूनरी बेनिफिट की संभावना भी नहीं होनी चाहिए, ऑप्टेन नहीं, संभावना भी नहीं होनी चाहिए। अब हम ट्रेवल करते हैं आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 102 क्या बोलता है कि लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता के लिए आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आप पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया तो आप लोकसभा के ही सदस्य नहीं बन पा रहे हो। जब आप लोकसभा के सदस्य ही नहीं बन सकते हो तब आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कैसे बन सकते हो? क्या क्लियर हुआ आपको? बताइए। जितेंद्र यादव, इस सब सवाल का जवाब संविधान सभा दे सकती है कि लोकसभा की सदस्यता की अर्हता जरूरी क्यों है। अब मैं कैसे दे दूं? अभी संविधान निर्माताओं ने बनाया, अब मैं कैसे उनसे कहूं आपने क्यों बनाया? ठीक हो गया? इट्स फाइन। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं। दूसरा सवाल, प्री इलेक्शन।
री इलेक्शन। कोई आदमी क्या पुनः राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? रीड आर्टिकल, रीड आर्टिकल 57। मिला? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। कोई बार नहीं है। तो आर्टिकल 57 बोलता है कि प्रेसिडेंट एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन उस ऑफिस के लिए अगर वह और सारी परिस्थितियों को और सारे मुद्दों को अपने साथ रखता है। फाइन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होता है? राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? बोर हो जाएगी तो बंद कर देंगे, बंद कर दें। क्या ये सब इतने इंटेंस लेक्चर हैं? जब थक जाइएगा तब बताइएगा। यस यस। अब इलेक्शन के बाद कब होगा? आप आइए आर्टिकल 62(1) पे। कम ऑन आर्टिकल 62। राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? अगर आर्टिकल 62(1) आप देखें तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है चुनाव कब होगा। जब वह टर्म पूरा होगा, समय पूरा होगा। राष्ट्रपति के चुनाव बारे का जो इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफिस मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर। तो 62 क्या होता है? समय पूरा जब होने के पहले। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि समय पूरा होने मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले। चुनाव हो जाना चाहिए। अच्छा सवाल फिल्म्स का। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो, को इस्तीफा दे दिया, वह किसी कारणों से रिमूव कर दिया गया, तो वह वैकेंसी 6 महीने के अंदर वह 6 महीने। दो कंडीशन हो गई। इफ यू सी देर आर टू कंडीशन। इफ यू सी देर आर टू कंडीशन। एक कंडीशन है 62(1) की, 61 ये 2 की हो गई, ये हो गई। तो देखिए सवाल बनाते समय यही लिख देंगे ए और बी करके। तो एक कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, 3 कारण हैं, उसकी मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दे या उसको रिमूव कर दिया जाए। तो जो वैकेंसी है, जिस जो वह चुनाव है, जिस दिन वैकेंसी अराइज होती है उसके 6 माह के अंदर कर दिया जाना चाहिए। फाइन। अब राष्ट्रपति के पद को होल्ड करने के लिए और कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? अब जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में प्रवेश करता है तो वह एक ओथ लेता है जो आर्टिकल 60 में है। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों का जो ओथ है संविधान के अंदर लिखा गया है, बाकी सबका अनुसूचित
दो पद ऐसा है जिसका ओथ संविधान के मुख्य भाग में है और बाकी सबका ओथ जो है अनुसूची में है। तो जब राष्ट्रपति चुनाव लेगा तो वो अपना ओथ लेगा कि वह संविधान के उपबंधों के हिसाब से अपना काम करेगा। और संविधान राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा, अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का वह दिलाएगा। यह भी आपको उसी संविधान में अगर आप 60 पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अगर आर्टिकल 59(2) पढ़ें कि जो प्रेसिडेंट है वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता है। और अगर आप 59(3) और 4 पढ़ें तो आपको मिलेगा प्रेसिडेंट को फ्री यूज ऑफ ऑफिस रेजिडेंस है, इमॉल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, सैलरी है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल का है। वह 5 साल शुरू से कब होता है? क्या चुनाव के दिन? नहीं, 5 साल शुरू होता है जिस दिन से राष्ट्रपति अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। 5 साल शुरू कब से होता है? जिस दिन राष्ट्रपति अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। राष्ट्रपति इस्तीफा कैसे देता है? प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल टेन्योर ऑफ 5 ईयर बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। रीड आर्टिकल 56(1)(a)। ये सारे सवाल प्रीलिम्स के लीडिंग सवाल हैं। सारे सवाल लीडिंग सवाल है प्रीलिम्स के। 56(1)(a) पढ़िए। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। तो जो 56(1) है वह उसके नॉर्मल टेन्योर की बात करता है और वह इस्तीफा देना होगा तो वह देगा उपराष्ट्रपति को। लेकिन वह अपने सक्सेसर के आने तक, जब तक राष्ट्रपति का सक्सेसर ऑफिस में प्रवेश नहीं कर, आप बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने बेयर एक्ट को बहुत एनालाइज करने की कोशिश की है फॉर योर बेनिफिट। अगेन लिसन केयरफुली ईच लाइन। राष्ट्रपति अपने सक्सेसर के आने तक, चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया हो तब भी ऑफिस में बना रहेगा। आप पढ़िए 56(1)(c)। इसे बड़ी फाइन लाइन है, आसानी से पकड़ में नहीं आती हैं। आप पढ़िए 56(1). आप 56(1)(c) का लास्ट देखिए, अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसका मतलब क्या हो गया? वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस होल्ड करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब वो क्या लिख देंगे प्री के सवाल में कि 5 साल पूरा होने के बाद, जरा इसको प्री का सवाल बना देते हैं। आफ्टर 5 years ऑफ हिज टेन्योर, ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज, व्हाट प्रेसिडेंट अपने कार्यकाल के पूरा होने पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? ए, विल होल्ड ऑफिस सक्सेसर arrives। डी, he will resign and vice president take, he will hand over charge vice president, all none of the above।
पढ़िए। अब इसको आंसर करने के लिए आप सब सेक्शन सी पढ़िए, जो मैंने आपको तो अभी आपको बताया। प्रोवाइडेड दैट का सब सेक्शन सी, 56C का जो प्रोवाइडेड दैट है उसका सब सेक्शन सी। अच्छा, जब राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे दिया तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना संसद को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना संसद को देगा। तीसरा रास्ता है राष्ट्रपति को हटाने का, इंपीचमेंट या महाभियोग। एक तो हो गया रिजिग्नेशन, एक हो गया टर्म पूरा होना, तीसरा हो गया इंपीचमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब इंपीचमेंट को समझने के लिए आपको ट्रेवल करना पड़ेगा आर्टिकल 56(1)(b) एंड 61(1). लिखिए 56(1)(b) एंड 61(1). एंड देखिए राष्ट्रपति कितना आसान लगता है, कितना कठिन है। अगर आप किसी से पूछिए बोलते राष्ट्रपति बहुत आसान है, बहुत इजी है। इफ यू आस्क एनीबॉडी ही विल सिंपल रिप्लाई, यार राष्ट्रपति पूछ रखा है और राष्ट्रपति 1 घंटे में तैयार हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। संविधान में 4-5 प्रोविजन है और लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है ये। अब आते हैं 56(1)(b) और 61(1). आप इसको देखें 56(1)(b) क्या बोलता है। अभी हमने 56(1)(b) समझने की कोशिश की। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय इंपीचमेंट मैनर प्रोवाइडेड 61। जब इस बात का आंसर करेंगे तो 56(1)(b) और 61 दोनों को आपको समझना पड़ेगा। अभी कहते क्या हैं, जो इंपीचमेंट का चार्ज है कहां लगा सकते हैं? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चार्ज जो इंपीचमेंट का चार्ज है कहां लगेगा? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो एक महाभियोग का राष्ट्रपति पर आरोप है, वह लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं भी लगाया जा सकता है। अब आर्टिकल 61(1) पढ़ें, आपको साफ दिख जाएगा। अब जब आप चार्ज लगा रहे हैं तो क्या करेंगे? 14 दिन की इस जब आपने राष्ट्रपति पर चार्ज लगाया तो राष्ट्रपति को आप 14 दिन की नोटिस दीजिए कि आप पर चार्ज लगाया गया। अभी अब चार्ज लगा रहे हैं तो कौन लगाएगा? 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। जिसने भी लगाया है, जिस हाउस ने लगाया है, 1/4। जिसने भी चार्ज लगाया है वह उसके लिए 1/4 टोटल मेंबर ऑफ हाउस का। आप 61 सबसेक्शन 2A पढ़िए, आपको दिखेगा 6। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आएंगे, बहुत बहुत अच्छा ये पॉइंट है। तो जो हाउस लगाएगा, जो लगाएगा 1/4 ऑफ टोटल मेंबर हाउस। अब ये जो रेजोल्यूशन है यह पास होना चाहिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप हाउस। यह जो रेजोल्यूशन है पास हो, चौथा यह रेजोल्यूशन पास हो। थर्ड मेंबर ऑफ हाउस। आप 61 पढ़ते जाइए,
आपको सब मिलता जाएगा, बस मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। जो रिजोल्यूशन है वह पास होना चाहिए किसके द्वारा? 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखिए आप पढ़िए, जो आपको आपका बेयर एक्ट है वह साफ साफ बता रहा है 61(2)(b), 61(2)(b), वह रिजोल्यूशन पास हुई बाय ए मेजॉरिटी ऑफ लॉ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्लियर? जब एक हाउस ने जब एक हाउस ने जब एक हाउस ने अब जब एक हाउस ने चार्ज को लगा दिया और रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा? एक हाउस ने चार्ज लगाया और रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब क्या होगा? यह जो अदर हाउस है वह इन्वेस्टिगेट करेगा, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। अदर हाउस जो दूसरा हाउस है वह इस मामले की जांच करेगा। एक हाउस ने चार्ज लगाया, तो 2/3 से मेजॉरिटी से पास किया, दूसरे हाउस के पास गया, अदर हाउस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। और इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? आइदर बाय द हाउस, या तो हाउस खुद करेगा या कोई अदर एजेंसी करेगी। और प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर, अपनी बात को कहने के लिए। और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो हाउस पास करेगा रेजोल्यूशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। आप 61(4) में जाएगा, फिर 61(4) आ गया। यह भी क्या करेगा? थर्ड पास किया, इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट हुआ, उसके बाद 2/3 से अदर हाउस ने पास किया, अदर हाउस ने पास किया, 2/3 से अदर हाउस ने इसको पास कर दिया। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे 2/3 ने अदर हाउस को पास कर दिया, जिस दिन में यह रेजोल्यूशन पास होगा प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से हट जाएगा। गॉट इट? जो चार्ज लगाया जाएगा, जो जिस दिन वह रिमूव करने का पास होगा, उस दिन से प्रेसिडेंट हट जाएगा। अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्या प्रेसिडेंट का इम्पीच हो सकता है? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, सो लॉन्ग एज ही इज डूइंग द वर्क एज द रूलिंग पार्टी वांटेड टू डू, जो कैबिनेट करना चाहती है। अगर वह उस पार्टी के मत के अनुसार काम कर रहा है, जिस पार्टी मेजॉरिटी है लोकसभा में, तब वह इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगा। अगर उसको इम्पीच हो गया, सरकार गिर जाएगी। सोचिएगा इसको, जस्ट थिंक, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सरकार गिर जाएगी। अगर रूलिंग पार्टी के साथ राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति तो सारा काम कैबिनेट की सलाह पे करता है, वह कैबिनेट की सलाह पे सारा काम कर रहा है। और अगर राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की बहुत रिमोट कहते हैं गुंजाइश है। तो जब राष्ट्रपति के ऊपर बहुत रिमोट गुंजाइश है और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लग गया, तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार है वह लोकसभा में अपना विश्वास खो चुकी है। गॉट इट? इम्यूनिटी। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ कि कैसे सरकार गिर सकती है? पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी को ऐसा क्लियर नहीं हुआ?
कोई ऐसा है जिसको पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? बताइए, किसको क्लियर नहीं हुआ? चलिए, अब प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटी क्या है? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास कई तरह की इम्यूनिटी है। उसको जुडिशियल प्रोसेस से इम्यूनिटी है, और वह जो उसका रिलेशनशिप, अगर आप आर्टिकल 74 सब सेक्शन 2 देखें, आपको यह प्रेसिडेंट किस पावर के बारे में आइडिया हो जाएगा। आर्टिकल 74 सब सेक्शन 2, द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस व्हाट टेंडर बाय मिनिस्टर तो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। मिल गया? तो हम एनालाइज करते हैं यह सवाल कि जो एडवाइस ने प्रेसिडेंट को दी है वह किसी भी न्यायालय में प्रश्नांकित हो सकती है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप विश्लेषित करने की कोशिश करिए। जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस, कि जो आर्टिकल 74 सब सेक्शन 2 है, अगर उसको हम ध्यान में दें तो यह क्या कहता है कि जब राष्ट्रपति को इस बात की इम्यूनिटी है जुडिशियल प्रोसेस से, और कोर्ट को इस बात से रोक दिया गया है कि इस बात को वो प्रोब कर सके, एग्जामिन कर सके, जांच कर सके, किसकी? रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही सवाल प्रीलिम्स का आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रिलेशनशिप प्रेसिडेंट काउंसिल, यह जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप जांच करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं। अगर हम आर्टिकल 74 सब सेक्शन 2 को विश्लेषित करने की कोशिश करें तो हमारा विश्लेषण क्या रहा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों के बारे में कोई भी जांच करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं। इट्स फाइन। तो कोर्ट को इनके संबंधों को जांचने से रोक दिया गया है। इंपीचमेंट है क्या? यह एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डिसाइड कौन करेगा? हाउस करेगा। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये कहना बहुत मुश्किल। अब हम जरा कंपेयर करते हैं यूएस के, जो हमारा ये है यूएस लिया गया है। लेट्स कंपेयर द यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट। हमारा जो कोर्स है उसमें एक चैप्टर ये है द कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम जरा इसको एक कंपैरिजन कर दें, आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अगर हम दोनों के इम्पीचमेंट को समझने की कोशिश करें कि दोनों का इम्पीचमेंट किस तरह से है। हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? हमारा जो इम्पीचमेंट है यह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया है। अगर हम आर्टिकल 2 सेक्शन 4 5 देखें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 का सेक्शन, ये आर्टिकल 2 है और ये सेक्शन 4 5, अगर हम यह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने की कोशिश करें, हमको क्या दिखाई देता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से इम्पीचमेंट में। कन्विक्शन क्या? कन्विक्शन, ट्रीजन, ब्राइबरी, हाई क्राइम एंड मिसडिमेनर। तो जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वह चार चीज लिखी गई, आप लिख लें। वह चार चीज क्या है? कन्विक्शन है, एंड ऑफ कन्विक्शन ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी
और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमेनर। जो इम्पीचमेंट है कौन करेगा? सीनेट करेगा। सीनेट वहां का अपर हाउस है। एक क्या है लिखा गया है कारण, 4 कारण है, आप लिख लीजिए। सीनेट करेगा, ओनली सीनेट। मतलब क्या हो गया? सीनेट कराओ, जो दूसरा सदन है कांग्रेस है वह नहीं करेगा, सीनेट करेगा। अगर हम इंडिया में देखें तो क्या है, जहां पर यहां पे है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ हाउसेस, वहां पर सीनेट को दिया गया है, यहां पर बोथ हाउसेस, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जरूरी नहीं है कि इम्पीचमेंट ट्राइड बाय, यहां पर इंडिया में इम्पीचमेंट कैन बी ट्राइड बाय आइदर ऑफ द टू हाउसेस पार्लियामेंट एंड नॉट नेसेसरली बाय द अपर हाउस। अगर हम यह देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में impeachment are tried solely by the Senate, and when the president is being impeached, the Chief Justice of Supreme Court is to preside. To convict the president, concurrence of 2/3 of the member present is needed. अब इंडिया में आते हैं हम। इंडिया में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। Impeachment can be tried by either of the two house of parliament and not necessarily by the upper house. चीफ जस्टिस का यहां पर सीजेआई प्रिसाइड करता है, सीजेआई प्रिसाइड करता है। सीजेआई हैज नो रोल। सीजेआई हैज नो रोल। हमने आपको पढ़ाया, कहीं सीजेआई का जिक्र भी नहीं आया है। फॉर कन्विक्शन यूएसए में वोट्स ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द सीनेट प्रेजेंट एंड वोटिंग, और इंडिया में वोट्स ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आप देखिए यूएस में क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीनेट प्रेजेंट एंड वोटिंग। थर्ड ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ सीनेट प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये अमेरिका में है। और इंडिया में क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टू थर्ड ऑफ द टोटल मेंबरशिप द हाउस फॉर द इंडिया। इसलिए यह ज्यादा मुश्किल है, इंडिया का इंपीचमेंट वहां से ज्यादा मुश्किल। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड, डिसमिसल में इलेक्टेड प्लस नॉन इलेक्टेड। ये फर्क कहां से आ रहा? अगर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन और रिमूवल को आप देखिए, इलेक्टेड शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, इस शब्द का इस्तेमाल राष्ट्रपति के रिमूवल में नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, इट्स इनफ फॉर द डे। इट वाज अ लॉन्ग सेशन बट वेरी फ्रूटफुल सेशन। मेरे ख्याल से मुझे कल आप लोगों को जो मैसेज आया उससे पता चला कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आरबीआई इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। और पॉलिटी एक कठिन विषय है, टफ विषय है। बाई चांस लास्ट ईयर पॉलिटी के सवाल आसान आ गए थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। और जिन लोगों ने को पीसीएसजे देना है, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है, पब्लिक एड में करना है, जहाँ भी करना है, आपको निश्चित
से कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं, कोई लगता है कि कोई सवाल छूट गया है, कोई इशू ऐसा है जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन मैसेज मी। जो मॉक टेस्ट ग्रुप है उसमें हम लगातार कम्युनिकेट करते रहते हैं। आई विल यू कैन राइट देयर ऑल्सो एंड होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स एवर आई वांटेड टू क्लैरिफाई इट। हमने एक आपका टेस्ट प्लान किया है अगले संडे को। जैसे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपका एक टेस्ट 5 सितंबर को है। हमने पिछले टेस्ट में पाया आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया के सवाल बहुत गलत कर दिए। मॉडर्न इंडिया पर एक अगला टेस्ट है संडे को एट 1 PM में। कौस्तुभ आपको पूरी सूचना दे देंगे। कौस्तुभ से मेरी बात हो गई है, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। इति का क्लास खत्म हो जाने अगले संडे को इति का क्लास खत्म हो जाने के बाद 1 PM पर मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है। तो मॉडर्न इंडिया का टेस्ट में 1865 से लेकर 1947 तक का सारा मामला है। मॉडर्न इंडिया पूरी आपको पढ़ाई हुई है। आप लोग लेक्चर को फिर से सुने और टेस्ट देने की कोशिश करें। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।